हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मैं उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी, और हिंदी में अभी हमारा गद्य पाठ चल रहा है। गद्य पाठ में हमारा यहाँ पर 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो था हमारा राष्ट्र का स्वरूप, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा था। दूसरा चैप्टर था जो कई जो सामान्य हिंदी वाले बच्चे हैं उनके नहीं हैं, लेकिन साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के ये चैप्टर है। तो जिनके पास भी ये चैप्टर है वो पढ़ लिए है अच्छे से, मुझे पता है। तो भाग्य और पुरुषार्थ जो लिखा था जयेंद्र कुमार जी ने, उसको हमने कई लेक्चर में हमने जीवन परिचय को लेकर या फिर चैप्टर को लेकर या फिर उसके क्वेश्चन आंसर को लेकर सारी चीज़ें हमने कर ली है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, और ये दोनों में ही है, यानी कि सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों के लिए है। तो सभी को ये पढ़ना है, जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, और जो लिखा गया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा। अब ये आप कहोगे कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में है तो हम क्या करें? तो रॉबर्ट नर्सिंग होम एक नर्सिंग होम है, यानी कि एक डिस्पेंसरी है, और उसके अंदर लेखक जब खुद भी देखने जाते हैं तो वहाँ के जो अपने अनुभव है वो बताते हैं कि वहाँ का अनुभव क्या था और किस तरह का था। तो ये हम जब चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अभी मैं नहीं बताऊंगी इसमें क्या है क्या नहीं है। तो आज की क्लास हमारी भाग 1 है, यानी कि लेक्चर नंबर 1 के रूप में हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कमर कस लीजिए अच्छे से, क्योंकि जीवन परिचय आपके साहित्यिक परिचय के रूप में आता है। मैं जीवन परिचय जरूर बोल रही हूँ, लेकिन आपको क्या लिखना है? साहित्यिक परिचय लिखना है, क्योंकि 12th में आपके क्या आता है? जीवन परिचय नहीं आता है, 12th में साहित्यिक परिचय आता है। साहित्यिक परिचय जीवन परिचय में ज़्यादा फर्क नहीं है। हर बार मैं बताती हूँ कि आपको साहित्यिक परिचय में भी लेखक कवि के जीवन के बारे में लिखना होगा, उनके जन्म मृत्यु, उनके माता पिता, उनकी शिक्षा दीक्षा, ये सारी लिखनी होगी। उसके बाद में आपको कृतियां लिखनी है, उसके बाद में साहित्य में स्थान लिखना है। तो ये हो गया इनका साहित्यिक परिचय, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये बारी बारी से चीज़ें अगर आप कंटिन्यूशन में याद कर लेंगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर है, और जिनके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो लेक्चर नंबर 1 के रूप में हम इनका चैप्टर यानी कि ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, शत नमन करती हूँ मैं इनको। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एक परिचय के रूप में, ठीक है। एक संक्षिप्त परिचय कह दीजिए या विस्तारित, जो भी है। जन्म की बात करते हैं तो 29 मई 1906 ईस्वी में इनका बर्थडे आने वाला है बच्चों। जन्म कब हुआ था? 29 मई 1906 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान क्या है? देवबंद, सहारनपुर। ये भी कहाँ है? यूपी में ही है। ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सहारनपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो 29 मई 1906 ईस्वी में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ था। देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था पंडित रमादत्त मिश्र। क्या नाम था? पंडित रमादत्त मिश्र। और संपादन किया था उन्होंने ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास, 3 तरह की पत्रिकाएं थी। आप इनका पत्रिका मान सकते हैं, ठीक है। पत्रिका इनका संपादन किया था किन्होंने? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास, ठीक है। आवाज साफ आ रही है बच्चों? एक बार यस और नो फटाफट बता दीजिए, मैं देख लूंगी यहाँ पर। लेखन विधा इनकी केवल और केवल गद्य साहित्य है। तो लेखन विधा में गद्य साहित्य ही इन्होंने लिखा है, गद्य में ही इन्होंने अपनी रचना लिखी है। कई ऐसे हमारे साहित्यकार हैं जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों लिखे हैं, कई ऐसे जिन्होंने केवल और केवल पद्य लिखे हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल गद्य लिखे हैं। लेकिन गद्य में भी उन्होंने ना उत्कृष्टता हासिल करी है, श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश की है, इतना अच्छा गद्य लिखा है। तो देखिए, यहाँ भाषा की बात करते हैं, तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली की बात करते हैं यहाँ पर। और ये छायावादी जो साहित्यकार थे उनकी प्रमुख विशेषताएं थी तत्सम प्रधान शुद्ध सरल साहित्यिक खड़ी बोली। तो साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग इन्होंने किया था। शैली थी इनकी भावात्मक शैली थी, वर्णनात्मक शैली थी, और नाटकीय अंदाज में उन्होंने लिखा है। जैसे रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो लिखा है उन्होंने, वो भी भाव प्रधान है, नाटकीय रूप में लिखा है इन्होंने, वर्णनात्मक रूप में लिखा है। प्रमुख रचनाएं उनकी है आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्काई। ये उनकी प्रमुख रचना है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। जन्म हुआ था 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था?
29 मई 1906 में कहाँ हुआ था? देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद हो गया। दूसरा है पिता का नाम। पिता का नाम है पंडित रमादत्त मिश्र। याद हो गया, ये भी 2 चीजें याद हो गई फटाफट। अब चलते हैं संपादन की तरफ। तो 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास। तीनों याद हो गई, ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा, तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली। अब देखिए, कई बच्चे कहेंगे कि मैम तत्सम क्या होता है? तो तत्सम और तद्भव मतलब हम उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ मैं थोड़ा सा इस तरह से बॉक्स बना के बताती हूँ। उत्पत्ति की दृष्टि से पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा जो रूप है इसका वो है विदेशी। ठीक है, अब तत्सम शब्द उन्हें बोलते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं। क्या बोलेंगे? जो संस्कृत से यथावत हिंदी में प्रवेश कर गए हैं। संस्कृत से हिंदी में सीधे, यथावत नहीं लिखते हूं, सीधे प्रवेश कर गए शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत के शब्द है और ऐसे के ऐसे हिंदी में प्रवेश कर गए हैं उन्हें बोलते हैं संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली बोल सकते हो, या फिर आप इसे तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भी बोल सकते हो। आगे देखिए, शैली है उनकी भावात्मक, वर्णनात्मक और नाटकीय। भावात्मक रूप से उनके गद्य में भाव प्रधान लेख लिख सकते हैं, देख सकते हैं। वर्णनात्मक, उन्होंने वर्णन भी किया है, भावों का वर्णन किया है, किसी भी टॉपिक का बहुत वर्णन करके समझाने का प्रयास करा है। और नाटकीय अंदाज में कुछ लेख ऐसे हैं उनके हैं, कुछ गद्य साहित्य ऐसे है जो नाटकीय अंदाज में है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हूबहू हमारे सामने कोई रंगमंच पर नाटक का मंचन हो रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो नाटकीय अंदाज में भी उन्होंने गद्य की रचना की है। प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो आकाश के तारे, धरती के फूल, माटी हो गई सोना और जिंदगी मुस्काई, ये 4 उनकी कृतियां हैं। आप इन चारों को भी याद कर सकते हो। अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हो तो इतना तो आपको बच्चों लिखना ही है। तो ये एक पेज आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ, और ये जो एक पेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, क्योंकि ये काफी जगह आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। आगे चलते हैं। तो इतना क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, मृत्यु की बात करते हैं तो 9 मई, देखिए मई में ही उनका जन्म हुआ था और मई में ही उनकी मृत्यु हुई है। 29 मई को उनका जन्म हुआ था और 9 मई को उनकी मृत्यु हुई है 1995 में। 1906 में उनका, यहाँ पर हम जन्म का लिख लेते हैं, 29 मई 1906 में उनका जन्म हुआ था और 1995 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, स्वतंत्र संग्राम की ज्योति और पत्रकारिता की साधना में जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ है, स्वतंत्रता काल में ही देखिए उनका जन्म हुआ था। जब स्वतंत्रता काल यानी कि परतंत्रता काल में जब आज़ादी नहीं मिली थी उस समय उनका जन्म हुआ था। तो स्वतंत्रता संग्राम की जो ज्योति थी और पत्रकारिता की साधना, उन्होंने पत्रकारिता को बहुत ही उत्कृष्ट स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया था। जिन साहित्यकारों और गद्य शैलीकारों का अभ्युदय हुआ था, जिन साहित्यकारों और शैलीकारों का जन्म हुआ था, उस समय उभर कर सामने आए थे। अभ्युदय का मतलब क्या होता है? उभर कर सामने आना या उभरना। ठीक है, उभरना, उभर कर जब सामने आए थे, उनमें प्रभाकर जी का स्थान विशिष्ट है। जितने भी जो साहित्यकार थे जो स्वतंत्र काल में, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय जो भी साहित्यकार या शैलीकार या कोई संपादन थे वो उभर कर सामने आए थे। उनमें प्रभाकर यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो स्थान है वो विशिष्ट स्थान था। हिंदी में लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, ये है हमारी गद्य की विधाएं। गद्य की विधाएं क्या है कि आप कथा लिख रहे हो, उसमें लघु कथा लिख रहे हो यानी कि छोटी सी कहानी लिख रहे हो, संस्मरण लिख रहे हो यानी कि आपने कोई एक वाकया आपने कभी देखा अपने जीवन में, वो चीज़ आप लिख रहे हो तो वो संस्मरण है। रेखा चित्र यानी कि हूबहू उसी का चित्र प्रस्तुत करना जो आपके सामने प्रकट हुआ है, जो आपके सामने घटित हुआ है, उस घटित वाकया का या उस घटना का हूबहू चित्र प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं रेखा चित्र। और रिपोर्टाज
समाज की अनेक विधाओं का इन्होंने प्रवर्तन और पोषण किया है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं। अब देखिए, पूछ लिया जाए कि प्रभाकर जी ने किन किन विधाओं में कार्य किया है, तो किन किन विधाओं में कार्य किया है? लघु कथा, संस्मरण, रेखा चित्र और रिपोर्टाज, इन 4 विधाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है। ये एक आदर्शवादी पत्रकार रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि संपादन किया था, कौन कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? एक तो था उनका ज्ञानोदय, एक था उनका नया जीवन और एक था उनका विकास। तो इन 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। उस पत्रिकाओं के संपादन के कारण उन्हें आदर्शवादी पत्रकार भी कह सकते हैं। अतः इन्होंने पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि का साधन न बनाकर उच्च मानवीय मूल्यों की खोज और स्थापना में ही लगाया है। ठीक है, यह आपको विशेष लाइन लिखनी है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता को भौतिक स्वार्थों की सिद्धि, भौतिक स्वार्थ क्या होता है कि भाई हमें कोई आर्टिकल छापना है और उस आर्टिकल के बदले में हमें इतने पैसे मिलेंगे, सिर्फ इस भौतिक साधनों की सिद्धि की प्राप्ति नहीं बताया है। उन्होंने नैतिक मानवीय मूल्यों को वहां पर स्थान दिया है। तो नैतिक उच्च मानवीय मूल्यों की खोज की है तथा उनकी स्थापना में भी उन्होंने अपना समय लगाया है। केवल और केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना या यश प्राप्त करना या अपनी जो पत्रकारिता है, उनका जो समाचार पत्र है उसका ज़्यादा बिकना, ज़्यादा पेमेंट मिलना या आमदनी ज़्यादा होना, ये मात्र उनका लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य था कि उच्च मानवीय मूल्यों की खोज करना और मानवीय मूल्यों की स्थापना करना उनका उद्देश्य था। और उन्होंने अपने पत्रकारिता क्षेत्र में उन उद्देश्यों को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। तो ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का कि सबसे पहले तो देखिए कि प्रभाकर जी ने किन किन विधाओं में कार्य किया है, उसके बाद में जो पत्रकारिता का कार्य किया है वो किस तरह का कार्य किया है, ये भी क्लियर हो गया है। अब चलते अगला भाग। अब देखिए, आपको अगर उस तरह से लिख सकते हो, अगर आप इन 2 पेजों के आधार पर आप साहित्यिक परिचय लिखते हो, पहले आपने जीवन वगैरह सब लिख लिया है, उसके बाद में आपने ये साहित्य में स्थान लिख लिया है, ये लिख लिया है, तब भी आपके नंबर अच्छे मिल सकते हैं। और फिर इस चीज़ को आप इस फॉर्म में लिखे। देखिए कि प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद गांव में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब ये डिटेल में बता रहे थोड़ा। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई, पुरोहिताई का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ करना और पंडिताई करना, किसी के हवन वगैरह करवाना, उनसे उनकी आमदनी होती थी, रोजी रोटी मिलती थी उनको। पुरोहिताई पर थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। कौन थे? उनके पिता। उनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी जो आजीविका, आजीविका का मतलब क्या होता है? उनका जो रोजगार था वो क्या था? केवल और केवल पूजा पाठ करना और पुरोहिताई करना। पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता उनकी इतनी थी कि वे श्रेष्ठ कहे जाते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, यानी कि शुद्ध और सरल था। बिल्कुल सात्विक यानी कि कोई ऐसा बाहरी दिखावा नहीं था, बिल्कुल सरल और सादगी से वे जीवन जीते थे। पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव कर्कश था, कर्कश, कटु बोल सकते हो इसको, और उग्र था। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, वे दूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च। क्या बोलते हैं वे कि उनके दूध मिश्री तो कौन है? उनके पिताजी। ये पिताजी के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने मेरे पिताजी के लिए एक जो लेख लिखा है, उस लेख में उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि वह तो दूध और मिश्री है, लेकिन उनकी माँ कैसी थी? लाल मिर्च के समान थी, यानी कि कड़क थी, कड़क स्वभाव, उग्र स्वभाव वाली थी। इनकी शिक्षा प्राय नगण्य ही रही। नगण्य यानी कि जिसकी गिनती नहीं है, न के बराबर इनकी शिक्षा हुई थी। एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ ख ट म ल, खटमल और ट म ट म टमटम, फिर साधारण संस्कृत बस हरिओम। कितनी हिंदी शिक्षा कितनी हुई है बच्चों उनकी? केवल जो खटमल पढ़ सकता है, यानी कि 4 वर्ण वाले, 4 अक्षरों वाले शब्द को, या फिर साधारण संस्कृत की भाषा बोले तो बस हरि ओम उन्होंने सीखा है। इतनी उनकी शिक्षा थी, ज़्यादा कुछ उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, कोई डिग्री वगैरह उन्होंने प्राप्त नहीं करी थी। तो हमने जीवन परिचय में भी देखा है कि उन्होंने शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कोई अनोखा कार्य नहीं किया था। हो सकता है कुछ कारण रहा हो, कुछ और परेशानी हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने बड़े साहित्यकार ने शिक्षा प्राप्त नहीं करी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनको पढ़ाई में रुचि नहीं थी, या ऐसा अगर नहीं होती तो साहित्य की इतनी बड़ी गद्य के जो विधाएं लिखी है वो कैसे लिख डालते, है ना। हो गया क्लियर ये? यानी बाप पढ़े ना हम,
उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती थी। मतलब उस किशोर अवस्था में जब एक व्यक्ति को व्यक्ति बनाने के लिए, उसे नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने के लिए, उसको उच्च आदर्शों का ज्ञान करवाने के लिए विद्यालय जाना और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। उस समय भी उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं करी, मतलब कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी। प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। अब उस समय देखिए, एक अगर बच्चे कोई पढ़ाई नहीं करते थे तो एक दूसरा काम था भाई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना, जेल जाना, अंग्रेजों के कोड़े खाना, अंग्रेजों की मार खाना और अपने देश के लिए लड़ना और हर तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए कोशिश करना। तो ये एक अलग कार्य था जो देश हित में कई युवा लोग करते थे। उस समय किशोरावस्था के लोग भी उसमें शामिल हो जाते थे। कुछ तो ऐसे थे जो बाल्यावस्था में ही इनके अंदर जुनून आ जाता था कि हमें देश के लिए लड़ना है, हमें देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। फिर अपने जीवन के बारे में वो कुछ नहीं सोचते थे। छोटी छोटी उम्र में कई बच्चे बलिदान हो चुके हैं इस देश संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। ऐसे ही प्रभाकर जी का जो रुझान है वो भी कहाँ गया, देश सेवा में चला गया, स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में चला गया। पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन उनके जीवन में फिर भी कुछ करने के लिए था। राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। जब खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे तब उन्होंने प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ अली का भाषण सुना, जिसका इन पर इतना असर हुआ कि ये परीक्षा छोड़कर चले आए। देखिए, अब संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे, ये कौन से विद्यालय में, खुर्जा के संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहे थे। तब इन्होंने एक राष्ट्रीय नेता थे मौलाना आसिफ अली, उन्होंने कोई भाषण दिया होगा देश हितार्थ, देश की आज़ादी के लिए, युवाओं का आह्वान करने के लिए या युवाओं के अंदर देशभक्ति को जागृत करने के लिए। तब उन्होंने ये जो भाषण सुना तो वो परीक्षा छोड़कर वहाँ से चले आए। उसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। किन्होंने? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। ठीक है, सन 1930 से 32 तक उन्होंने और सन 42 में जेल में रहे। 1930 से 1932 2 वर्ष, ठीक है, और सन 1942 में फिर वापस से सन 42 में भी वे जेल में चले गए और निरंतर राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते रहे। कौन? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। कुछ लोग तो थे जो शहीद हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अंत तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक वे लड़ते रहे थे। तो उनकी मृत्यु तो हुई थी बच्चों 1995 में, तो मृत्यु बहुत लेट हुई थी, तो उस वक्त तक वे लड़ते रहे थे। अगला देखिए, इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां है। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है कि जो भी इन्होंने गद्य लिखा है, ठीक है, जो भी इन्होंने गद्य लिखा है उस गद्य में भावों को लिखा है, भाव प्रधान लिखे हैं, वर्णनात्मक लिखे हैं, नाटकीय ढंग से लिखे हैं। कुछ उन्होंने संस्मरण लिखे हैं, कुछ लघु कहानियाँ लिखी है और कुछ रिपोर्टाज लिखे हैं, कुछ रेखा चित्र लिखे हैं। और इनके माध्यम से ही ये जो संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखा चित्र लिखे हैं, इनके माध्यम से ही उन्होंने अपने साहित्य को सजाया संवारा है और उसमें नैतिक मूल्यों को भी स्थापित किया है। कई पत्रिकाओं का संपादन किया, क्योंकि पत्रिकाएं जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान देती थी। उस समय साहित्य भी योगदान देता था, ताकि क्योंकि मनोरंजन के लिए और कोई साधन नहीं थे। पहले लोगों के पास एक कंप्यूटर, टेलीविजन इतने नहीं हुआ करते थे। एक रेडियो जरूर हुआ करता था और वो भी एक फिक्स टाइम में उनको न्यूज़ देता था और उसको सिर्फ सुना जाता था। लेकिन पुस्तकें और साहित्य ऐसी चीज़ थी, लोग उसको पढ़कर आनंद लेते थे, मनोरंजन करते थे। तो कुछ पुस्तकें और साहित्य ऐसी हुआ करती थी जो देश हितार्थ थी, देश के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को प्रेरित करती थी। तो किताबें पढ़ना पहले बहुत लोगों की रुचि हुआ करती थी और केवल अपना समय व्यतीत करने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा माध्यम अपनाते थे। और ये भी केवल कौन कर सकते थे? जो पढ़े लिखे थे, और कोई तो कर नहीं सकते जो अनपढ़ थे, क्योंकि उस समय शिक्षा का जो स्तर था बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था। तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो युवा वर्ग था, उसके लिए साहित्य और पुस्तकें बहुत बड़ा योगदान था उनके जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए। तो इनके जो लेख है, इनके राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की जीवंत झांकियां है। इन्होंने अपने जीवन के जो मर्म है, इनके जीवन में जो भी मार्मिक, जो दुख भरी पीड़ाएं है, दुख भरा जो समय था, वो समय उन्होंने अपने साहित्य में लिखकर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करा है, जिनमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि भारतीय स्वाधीनता, भारत की आज़ादी के इतिहास में क्या क्या हुआ था, किस तरह के वातावरण था, उसका उन्होंने अपने संस्मरण के माध्यम से बताने का प्रयास करा है।
स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। आज़ादी मिल गई भाई, आज़ादी के बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन किस में लगा दिया? पत्रकारिता। ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास 3 पत्रिकाएं थी, उनका संपादन किया। पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक देश की आज़ादी के हितार्थ या देश की आज़ादी के फलस्वरूप जो भी प्रकरण थे उन प्रकरणों को उन्होंने छापना शुरू किया और नैतिक मूल्यों की स्थापना करी है। उन्होंने केवल धन अर्जन करने का नहीं सोचा था, उन्होंने मानव जीवन के नैतिक मूल्यों के उच्च आदर्शों को स्थापित करने का सोचा था। अब देखिए 9 मई सन 1995 ईस्वी को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार है। तो जन्म कब हुआ था बच्चों? 29 मई 1906 ईस्वी में देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। पंडित रमादत्त मिश्र उनके पिता थे। उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी नहीं हो पाई थी, शिक्षा के नाम पर नगण्य कहेंगे शिक्षा का जो आंकड़ा था। उन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, ज्ञानोदय, नया जीवन और विकास, यादें सभी को। और उनकी जो शैली थी वो कैसी थी? भावात्मक और वर्णनात्मक और नाटकीय अंदाज में। उनकी कुछ रचनाएं भी थी जो हमने पढ़ी थी। और उसके बाद हमने देखा कि साहित्य में उनका क्या स्थान था, किस तरह के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो मार्मिक संस्मरणों को उन्होंने जो भी अपने जीवन में किया है, जो भी उनको अपने जीवन में दिखाई दिया था, उन संस्मरणों को, उन घटनाओं को उन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया है और साहित्य की रचना करी है। और केवल गद्यकार थे। क्या थे वे? कौन सी विधा थी? गद्य साहित्यकार थे वे। पद्य और इस तरह का उन्होंने और कुछ भी नहीं लिखा था। रेखा चित्र की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने रेखा चित्र लिखा था, संस्मरण लिखा था, लघु कथा लिखी थी और रिपोर्टाज लिखे थे। तो इन रेखा चित्र कौन कौन से हैं, संस्मरण कौन कौन से हैं, लघु कथा कौन कौन सी है और रिपोर्टाज कौन कौन से है, तो ये हम देख लेते हैं पहले। तो पहला नंबर आता है हमारा रेखा चित्र। तो रेखा चित्र में देखिए ग्रंथ है, उनके प्रसिद्ध ग्रंथ है। नई पीढ़ी के विचार, ये एक ग्रंथ है। तो कितने रेखा चित्र, ये संग्रह हम कहेंगे। जिंदगी मुस्काई, ये भी दूसरा ग्रंथ है। और माटी हो गई सोना, ये भी उनका ग्रंथ है नंबर 3 का। और भूले बिसरे चेहरे, ये नंबर 4 का। तो 4 रेखा चित्र उन्होंने लिखे हैं। रेखा चित्र ग्रंथ हम बोल सकते हैं कि नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे उनके क्या है? रेखा चित्र है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर लघु कथा की। तो कौन कौन सी लघु कथा लिखी है? आकाश के तारे, धरती के फूल, 2 लघु कथाएं हैं। ऐसे नंबर लगा देंगे ना तो थोड़ा याद रहेगा कि 4 रेखा चित्र थे भाई। कौन कौन से थे उसमें 2 भी याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है। लघु कथा उनकी 2 थी, आकाश के तारे और धरती के फूल। जो भी आपको याद होता है याद रखिए उनको, क्या जोड़ के कि कोई एक गाना सा बनाइए, उस गाने में पूरा ये आ जाता है, फिर दूसरा गाना बनाइए उसमें ये आ जाते हैं दोनों, कि लघु कथा आकाश के तारे और धरती के फूल। ऐसे ही रेखा चित्र हो गए नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। ठीक है, ये हो गए उनके रेखा चित्र। अगला देखिए नंबर 3 का, दीप जले शंख बजे। रिपोर्टाज उनके 4 है, सॉरी रेखा चित्र उनके 4 है और लघु कथा उनकी 2 है और संस्मरण उनका 1 है, दीप जले शंख बजे। लेकिन ये क्या है? संग्रह है, यानी कि इनमें बहुत सारे संस्मरण, बहुत सारी कहानियां दी गई है। 4था नंबर है ललित निबंध, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं। क्षण बोले कण मुस्काए, ये भी संग्रह है। बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी संग्रह है। संग्रह यानी कि किताब का नाम है और बड़ी किताब है उनकी जिनमें बहुत सारे निबंध लिखे हुए हैं। संपादन देखिए उन्होंने क्या क्या किया है भी देखा हमने। नया जीवन, विकास 2 नामक 2 समाचार पत्रों का संपादन किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों को प्रस्तुत किया है। एक और है उनका यहाँ पर ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय भी है पत्रिका। अन्य विशिष्ट रचनाओं में महके आंगन चहके द्वार इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है। कौन सी? महके आंगन चहके द्वार। ये एमसीक्यूज के रूप में जरूर आ सकता है, ऐसे डिटेल में नहीं आएगा और आप चाहो तो इसे लिखिए, वरना यहाँ तक तो आपको लिखना ही है। तो ये 6 नंबर का आ गया। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। इनकी रचनाओं में अब यह आता है हमारा साहित्य में स्थान। ठीक है, यहाँ हम साहित्य में स्थान लिख लेते हैं इसे। इनकी रचनाओं में कालगत का मतलब होता है समयगत, कौन कौन से समय में क्या क्या विचारधाराएं थी। आत्मपरकता यानी कि स्वयं क्या सोचते हैं, आत्मपरकता की बात आ गई है। और विचारात्मक और संस्मरणात्मकता की प्रमुखता दिखाई देती है।
पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अनेक सेनानियों का संस्मरण इन्होंने लिखा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। इन्होंने लेखन के अतिरिक्त व्यक्तिगत स्नेह संपर्क से भी हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित भी किया है। इनके व्यक्तित्व की दृढ़ता, विचारों की सत्यता, अन्याय के प्रति आक्रोश, सहृदयता, उदारता और मानवीय करुणा की झलक इनकी रचनाओं में मिलती है। अपने विचारों में से उदार और राष्ट्रवादी और मानवतावादी है। तो ये उनका साहित्य में स्थान है, ये लिखना आपको जरूरी है। इसलिए देश प्रेम और मानवीय निष्ठा के अनेक रूप इनके लेख में सम्मिलित है। इन्होंने हिंदी गद्य को नए मुहावरे, नई लोकोक्तियां और नई सूक्तियां दी है। कई मुहावरे हैं, कई लोकोक्तियां और कई सूक्तियां हैं जो हिंदी को मिश्र प्रभाकर जी ने दी है। कविता इन्होंने नहीं लिखी, पर कवि की भावुकता और करुणा के गद्य में छलकती है कि भले ही उन्होंने कविता नहीं लिखी है, लेकिन कविता में जो भाव होते हैं वो उन्होंने गद्य में प्रस्तुत करे हैं। चाहे कुछ भी हो, जो करुणा होती है कविता में क्या होती है, भाव प्रदान होती है और करुणा प्रदान हो सकती है। तो ये भावुकता और करुणा दोनों ही जो तत्व है उन्होंने गद्य में सम्मिलित कर डाले हैं। गद्य में चाहे उन्होंने संस्मरण लिखा हो, चाहे उन्होंने निबंध लिखा हो, चाहे उन्होंने लघु कथा लिखी हो, चाहे उन्होंने रेखा चित्र लिखा हो, वहाँ पर उन्होंने कवि की जो भावुकता है और करुणा है उसकी झलक उनकी उन गद्य विधाओं में देखने को मिल सकती है। यथार्थ जीवन, यथार्थ देखिए मैं बार बार कहती हूँ, यथार्थ क्या होता है, सत्य को उजागर करना। तो सत्य, सच, जो सत्य जीवन है, जो सच का जीवन है, जो वास्तविक, यथार्थ का मतलब आप वास्तविक भी बोल सकते हो, वास्तविक, ठीक है। यथार्थ जीवन की दर्द भरी अनुभूतियों से इनके गद्य में भी कविता का सौंदर्य भर उठा। इसलिए इनके शब्द निर्माण में जगह जगह चमत्कार है। वार्तालाप में विदग्धता है, यानी कि वार्तालाप एक ऐसा लगता है जैसे साक्षात रूप में हमसे ही वो बात कर रहे हैं, नाटकीय ढंग से। और परिस्थिति चित्रण में नाटकीयता है। इनके वाक्य विन्यास में भी विविधता रहती है। पात्रों और परिस्थिति के साथ इन्होंने वाक्य रचना बदली है। विनोद की, विनोद का मतलब क्या होता है, आनंद। विनोद की परिस्थिति में छोटे वाक्य, चिंतन की मन स्थिति में लंबे वाक्य और भावुकता के क्षणों में व्याकरण के कठोर बंधन से मुक्त कवित्वपूर्ण वाक्य रचना भी की है। ये भी उनका साहित्यिक परिचय में ही आएगा, तो ये भी आपको इसमें से याद करना होगा। प्रभाकर जी की भाषा, अब आती है यहाँ पर भाषा शैली, ठीक है। भाषा, प्रभाकर जी की भाषा सामान्यतः तत्सम शब्द प्रधान शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के साथ देशज शब्दों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है। सरलता, मार्मिकता, चुटिलापन, व्यंग और भावों को व्यक्त करने की क्षमता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। वर्णनात्मक, भावात्मक और नाटक शैली के रूप में इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो ये है उनकी भाषा शैली, और भाषा शैली लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। आप साहित्य परिचय लिख रहे हो, उसमें भाषा शैली भी लिखनी है। अगला देखिए, अब आता है हमारा रॉबर्ट नर्सिंग होम, जो हमारी कहानी है, उस कहानी के बारे में कि क्या है कि प्रस्तुत लेख रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को इस प्रकार मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। कहाँ की है ये, इंदौर। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक रॉबर्ट नर्सिंग होम है। उस नर्सिंग होम के अंदर जो भी मार्मिक घटनाएं हैं, उन मार्मिक घटनाओं को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया है कि वह हमें सच्चे धर्म और मानव सेवा का, समता का पाठ पढ़ाने वाली बन गई है। यहाँ इन्होंने 3 सेवारत ईसाई महिलाओं को देखा, जिनमें पहली है मदर टेरेसा, दूसरी है मदर मार्गेट, दूसरी है मदर टेरेसा और तीसरी है सिस्टर क्रिस्टल हेल्ड, ठीक है। इन 3 महिलाओं को, सेवारत महिलाएं जो सेवा के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है, जीवन का दान दे देती है और दीन दुखियों की मदद करने के लिए अस्पतालों में जाकर उनकी सेवा देती है। मदर मार्गेट अत्यंत बूढ़ी थी, मदर टेरेसा और अधेड़ आयु की थी और सिस्टर क्रिस हेल्प पूर्ण युवती थी। तो इन्होंने अपना जो जीवन है वो किसको दिया है, दीन दुखियों की मदद के लिए न्यौछावर कर दिया है। तो उसी तरह की मार्मिकता को उन्होंने अपने रॉबर्ट नर्सिंग होम कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मदर टेरेसा फ्रांस की थी। देखिए, मदर टेरेसा जो थी अधेड़ उम्र की थी, वो फ्रांस की थी। सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड जर्मनी की थी। दोनों ही देश विश्व युद्धों में विरोधी देश रहे थे। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना यहाँ पर बताई जा रही है कि मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस हेल्ड, यानी कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था। विश्व युद्ध में दोनों ही आपस में टकराव था, लेकिन इन दोनों ही देशों की जो महिलाएं थी वो भारत देश में आकर दीन दुखियों की मदद कर रही थी। आप ये देखिए,
उनकी सेवा कर रही थी, दोनों ही हिल मिलकर रह रही थी। देश में क्या हो रहा है, देश आपस में कैसे विचारों से रह रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ अपना जो धर्म था वो पूरा कर रही थी। पर मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस हेल्ड इस संकीर्ण का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटी राष्ट्रीयता से मुक्त थी। कौन सी छोटी राष्ट्रीयता, कि ये जो सीमा रेखा है वो जर्मनी की है, वो सीमा रेखा फ्रांस की है। दोनों ही उनको प्राप्त करने के लिए, दोनों ही एक दूसरे पर दबदबा कायम करने के लिए एक दूसरे पर वार कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो ऐसी छोटी मानसिकता से दूर मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस हेल्ड दोनों ही एक होकर यहाँ पर दीन दुखियों की सेवा कर रही थी। उन्हें एक ही ईसाई धर्म से उदार मानवता और निस्वार्थ मानव सेवा का पाठ प्राप्त हुआ था। ईसाई धर्म का क्या मूल्य है कि मानवता की रक्षा करना और निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना किसी चाह से मानव सेवा करना का पाठ प्राप्त हुआ था। इस प्रकार लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण को भी इस लेख में प्रस्तुत किया है, प्रकट किया है। तो बच्चों, ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में, क्योंकि आज हम इतना कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। आज केवल हम जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय पढ़ पाएंगे, जो हमने पढ़ लिया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। और उसके बाद हमने हमारी जो कहानी है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, उसको थोड़ा सा उसका जो सारांश है वो देख लिया है कि क्या है उस कहानी में, क्या हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में फिर जल्दी से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।